दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोशोलॉजी जो है दोस्तों अधिकतर हमारा हिस्ट्री और पॉलिटिकल का क्या होता है मिक्स होती है, इसलिए हमारा जो सोशोलॉजी है दोस्तों वो हमारा आसान हो जाती है। लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं भाई, डर जा रहे कि सर आखिरकार कैसे क्वेश्चन आएगी। तो मेरे भाई आपको घबराना नहीं है भाई, बस मैं आप लोगों को जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ बस मेरे दोस्तों आप लोगों को ईमानदारी पूर्वक पढ़ लेना है। यकीन मानिए मेरे भाई आपके इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपेगी। लेकिन आज जो हमारा क्वेश्चन है वो दोस्तों याद रखिएगा 5 मार्क्स वाला ज्यादा क्वेश्चन पे आप लोग फोकस करेंगे। कितना मार्क्स भाई? 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन पे दोस्तों हमारा ज्यादा निगाहें टिकी रहेगी भाई, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है दोस्तों हमारा जाति और जनजाति में क्या अंतर है। दोस्तों आप सभी को पता होगा आप किसी न किसी एक जाति से संबंधित है भाई, चाहे आप हिंदू है, चाहे आप मुस्लिम है, चाहे सिख है, क्रिश्चियन है, कोई भी रिलीजन से दोस्तों आप क्या है भाई एक संबंधित है ना भाई। तो मेरे दोस्तों ये तो आप लोगों को जाति के बारे में पता चल ही गया है सर, पर हमारा जनजाति क्या है सर। मेरे दोस्तों जनजाति किसे कहते हैं? जनजाति का अपना एक पहचान होती है, जनजाति लोगों का अपना एक पहचान होती है। जैसे दोस्तों अपनी भाषाओं का एक पहचान होता है। जैसे दोस्तों जनजाति हम लोग किसे कहते हैं? जैसे हमारा संथाली एक हमारा जनजाति है, गोंड गोंड जनजाति है भाई, भील जनजाति है मेरे भाई। तो जनजाति और दोस्तों जाति में क्या अंतर है इससे हम लोग विस्तार पूर्वक आइए सर बात करते हैं। क्वेश्चन है सर, ध्यान से देखेंगे आंसर, बड़े मजेदार तरीके से दोस्तों इसका नोट्स बनाया हूं, ध्यान से देखेंगे। अवधारणा के रूप में जाति एक फैला हुआ सामाजिक समूह है। जैसे दोस्तों आप भी किसी न किसी जाति से संबंधित होंगे, मैं भी किसी न किसी जाति से संबंधित है, ठीक है। अवधारणा के रूप में जाति एक फैला हुआ सामाजिक समूह है, जबकि जनजाति एक क्षेत्रीय समूह है। जनजाति क्या है मेरे भाई? एक क्षेत्रीय समूह है। जनजातियों का अपना भाषा, जनजातियों का अपना व्यवसायिक, जनजातियों का अपना धार्मिक चीजें होती है, जनजातियों का अपना एक रहन सहन खान पान और वो इंसानों से बिल्कुल क्या होते हैं दोस्तों अलग होते हैं भाई। मैकाइवर का कहना है कि जब एक जनजाति अपनी क्षेत्रीय पहचान खो देती है, जब कोई दोस्तों जनजाति अपने भाषाओं को त्याग देते हैं, अपने व्यवसाय को त्याग देते हैं, अपने रहन सहन खान पान को त्याग कर देते हैं और दोस्तों त्यागने के बाद कहते हैं कि मुझे अब आप लोगों के समूह में नहीं रहना है, मुझे एक अच्छे से जिंदगी जीना है। तो दोस्तों जब वो व्यक्ति जनजाति समूह को त्याग कर देते हैं और दोस्तों वो किसी अन्य जगह पे चले जाते हैं तो वो दोस्तों हमारा एक जाति में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या मेरे भाई? एक जाति में परिवर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो वह जाति का रूप ले लेती है, पर जाति कभी जनजाति का रूप नहीं लेती है। और जो जाति है दोस्तों, हम लोग हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्या दोस्तों हम लोग कभी संथाल बन सकते हैं? हम लोग कभी गोंड बन सकते हैं? हम लोग कभी भील जनजाति बन सकते हैं? नहीं भाई, क्योंकि दोस्तों वहाँ का अपना एक परंपराएं होती है भाई, वहाँ का अपना एक भाषाएं होती है, वहाँ का अपना एक व्यवसाय होती है, उनका रहन सहन खान पान आम पीपल से, आम लोगों से बिल्कुल क्या होता है मेरे दोस्तों अलग होते हैं भाई। जाति विकसित होती है, जो जाति है मेरे दोस्तों वो हमारा विकसित होती है और इसका मुख्य धारा में एकीकरण अधिकरण अधिक होती है। एकीकरण का मतलब दोस्तों हम लोग एकजुट होकर रहते हैं भाई, है ना। आगे देखिए दोस्तों क्या बताते हैं कि एकीकरण होते हैं। वही जनजाति कम विकसित होती है। जनजाति में दोस्तों ना हॉस्पिटलाइज आपको सही से देखने को मिलेंगे, ना मेरे दोस्तों कोई स्कूल कॉलेज आपको सही तरीके से देखने को मिलेंगे, ना सड़क व्यवस्था सही तरीके से देखने को मिलेंगे। इसलिए जनजाति दोस्तों अल्प विकसित होती है भाई, और इसका एकीकरण भी कम होती है, और इसका एकीकरण भी क्या होता है दोस्तों बहुत ही कम होता है। इस तरह जाति व्यवस्था में सामूहिक यानी ऑर्गेनिक एकता पाई जाती है। जाति व्यवस्था क्या होती है मेरे भाई? एक ऑर्गेनिक व्यवस्था पाई जाती है भाई, याद रखिए क्या व्यवस्था पाई जाती है सर? एक ऑर्गेनिक व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए मेरे दोस्तों क्या कहता है कि संसाधनों पर व्यक्तिगत अधिकार होता है। संसाधनों पर क्या होता है मेरे भाई? व्यक्तिगत अधिकार होता है भाई। संसाधनों पर क्या होता है दोस्तों? व्यक्तिगत अधिकार होता है ना भाई। जैसे मेरा संसाधन है भाई तो वो मेरा ही कहलाएगा, आपका नहीं कहलाएगा मेरे भाई, ठीक है। ठीक इसके विपरीत जनजाति एक खंडनात्मक और समतावादी व्यवस्था है। संसाधनों पर स्वामित्व सामूहिक होती है। और दोस्तों जनजाति में क्या होती है कि अगर एक कलम है तो ये कलम सबका है भाई, लेकिन दोस्तों ये कलम अगर मेरा है क्या आप ले सकते हो?
क्या आप छीन सकते हो? मारेंगे 2 तमाचा, छीन सकते हो नहीं भाई। लेकिन जनजाति क्या कहता है मेरे भाई? जनजाति हमें यह सिखाता है कि हमारे पास अगर एक कलम भी है तो हमारा सारे समूह का है, अगर हमारे पास एक जैकेट भी है तो हम सारे समूह का है, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमारा धर्म में, जाति में ऐसा नहीं होता है। जाति में कोई भी समान है, वो निजी होता है, वो आपका है तो आपका ही है, मेरा है तो मेरा ही है भाई, ठीक है। इसमें अस्थिरीकरण भी नहीं होती है और इसमें कोई अस्थिरीकरण भी नहीं होता है। सामान्यतः हर जनजाति की अपनी एक अलग भाषा होती है भाई। सब जनजाति, भील जनजाति का अलग भाषा, गोंड जनजाति का अलग भाषा, संथाल जनजाति का अलग भाषा, सबका क्या है मेरे भाई? एक अलग अलग भाषाएं होती है। परंतु जातियों के साथ ऐसा नहीं होता भाई। एक जनजाति कभी भी अपने सदस्यों के व्यवसाय को चुनने के विषय पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती है, लेकिन एक जाति पर अपने 10 सदस्यों को वंशानुगत व्यवसाय चुनने के लिए प्रेरित करती है। जैसे दोस्तों, क्या हम हिंदू होकर मस्जिद जा सकते हैं? नहीं। मुस्लिम होकर मंदिर जा सकते हैं? नहीं। क्यों भाई? क्योंकि हमारे धर्म में यह कहा गया है कि अगर आप हिंदू है तो मंदिर जाओ, मुस्लिम है तो मस्जिद जाओ, सिख है तो गिरजाघर जाओ, गिरजाघर नहीं भाई, गुरुद्वार जाओ, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात आ रही कि जनजाति समूह में जो होती है, जनजाति समूह के लोग दोस्तों, आपको जहां भी जाने की इच्छा हो, आप दोस्तों प्रतिबंध नहीं लगाएगी भाई। आपको व्यवसाय करने में कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाएगी। आप कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं, प्लास्टिक उठाना, लकड़ी काटना, आपको खनन करना है, जो भी आपको व्यवसाय करना है, आप आराम से मेरे भाई क्या कर सकते हैं? व्यवसाय कर सकते हैं। ये था सर हमारा जाति और हमारा जनजाति में अंतर भाई, ठीक है। चलिए सर, अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैं आपको करवा रहा हूं, जो पिछले कई सालों से लगातार पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको पिछले कई सालों से लगातार पूछे जाते हैं सर, इसके बारे में बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है सर कि वर्ग और जाति में क्या अंतर है भाई? अभी तो बताएं सर, जाति के बारे में तो मैं आप लोगों को अभी जस्ट बताया सर। आप हिंदू जाति से हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। अब किस जनजाति से ये आप जानते हैं, मैं जानता हूं, ठीक है भाई। लेकिन वर्ग का मतलब होता है दोस्तों क्या? समूह। याद रखिए भाई, वर्ग का मतलब एक तरह का देखा जाए तो दोस्तों समूह। जैसे स्टूडेंट एक तरह का देखा जाए तो मेरे भाई वर्ग का मतलब गुट भी बोल सकते हैं भाई, वर्ग का मतलब गुट भी बोल सकते हैं। यानी दोस्तों हम लोगों का एक लेबर का अलग ग्रुप होती है, लेबर का एक अलग वर्ग होता है, स्टूडेंट्स का अलग ग्रुप होता है ना भाई। स्टूडेंट्स का साथ साथ टीचर्स का अलग ग्रुप होती है, इंजीनियरों का अलग ग्रुप होता है, डॉक्टर लोगों का अलग ग्रुप होते हैं, मिस्त्री लोगों का अलग ग्रुप होता है ना भाई। तो यहाँ पे ग्रुप को दोस्तों वर्ग कहा गया। क्या मेरे भाई? ग्रुप को यहाँ पे वर्ग कहा गया है भाई, ठीक है। तो वर्ग वह समूह होते हैं, वर्ग जो है हमारा ग्रुप, वह समूह होते हैं जिनमें सीमाएं बनावटी, मनमानी एवं बाह्य वर्गती होती है। कोई भी व्यक्ति इन समूहों में प्रवेश पा सकता है भाई। आप दोस्तों योग्यता के आधार पर कोई भी व्यक्ति दोस्तों किसी भी समूह में जाकर शामिल हो सकते हैं। आज मैं लेबर के ग्रुप में शामिल हूं दोस्तों, कल दिन जाकर अगर हम मिस्त्री बन जाऊं तो मिस्त्री के ग्रुप में शामिल हो जाऊंगा। हमें कोई रोक सकते हैं भाई? नहीं रोक सकते हैं, समझ रहे। आज दोस्तों अगर हम मिस्त्री हैं, कल दिन जा करके, आज हम मिस्त्री है भाई, कल दिन जा करके दोस्तों हम इंजीनियर बन जाते हैं, तो हम इंजीनियर के ग्रुप में दोस्तों जा करके शामिल हो जाएंगे। कोई हमें रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। वही कहता है दोस्तों जो हमारा वर्ग है ये योग्यताएं आधार पर, जाति क्या है भाई? ये आपका परंपरा से चले आ रहे भाई। अगर आप हिंदू है तो आप हिंदू हैं, मुस्लिम है तो मुस्लिम है, सिख है तो सिख है। लेकिन दोस्तों आप अपनी जाति को तो परिवर्तन नहीं कर सकते, अपने धर्म को परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी जाति को नहीं भाई। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे ये बताएगा कि आप जो वर्ग है ये आप अपने योग्यता के आधार पर, आप ये जो योग्यताएं हैं दोस्तों, इस योग्यता के आधार पर आप अपने वर्ग को परिवर्तन कर सकते हैं। आज दोस्तों हम पढ़ लिख रहे हैं तो हम स्टूडेंट्स कहलाएंगे, कल दिन जाकर के पढ़ लिख के मेरे दोस्तों मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो मैं डॉक्टर के समूह में शामिल हो जाऊंगा। जब मैं डॉक्टर के समूह में शामिल हो जाऊंगा तो दोस्तों हम डॉक्टर कहलाएंगे। समझ गए बात को? तो वही कह रहा है, वर्ग वे समूह होते हैं जिनमें सीमाएं बनावटी, मनमानी एवं बाह्यवर्ती होती है। कोई भी व्यक्ति इन समूह में प्रवेश पा सकता है। जाति की सीमाएं वर्ग समूह की तुलना में अधिक कठोर होती है। और जाति क्या होता है भाई? कठोर होती है और रूढ़िवादी पर आधारित होता है। रूढ़िवादी का मतलब होता है दोस्तों परंपरा। रूढ़िवादी का सीधा सीधा अर्थ होता है सर क्या? परंपरा। यानी अगर मेरे बाप दादा ने जो किया है वो मैं करूंगा, मैं जो कर रहा हूं मेरे बेटा बेटी करेंगे, मेरा बेटा बेटी का जब शादी हो जाएगी तो उनका बेटा बेटी करेंगे। यानी ये रूढ़िवादी भाई, मतलब ये लगातार क्या हो रही है भाई? चलते जाएगी।
तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आपको वर्ग और जाति के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक जो दोस्तों मैंने समझाया, आप लोगों को दोस्तों बहुत ही साधारण भाषा में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सर क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, राष्ट्रवाद को परिभाषित करें। एकदम सिंपल सा मेरे दोस्तों, राष्ट्रवाद क्या है। देखिए दोस्तों, आपको अगर ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, अगर 1 मार्क्स का आ जाए, सॉरी 2 मार्क्स का आ जाए, तो आपको क्या लिखना है दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा। राष्ट्रवाद का मतलब होता है क्या, सीधा सीधा याद रखना, अपने देश से प्रेम करना। आप जिस देश में रहते हैं, जिस राष्ट्र में रहते हैं, उस राष्ट्र के प्रति आपके दिलों में प्यार की भावनाएं अगर जग रही है तो आप राष्ट्रवाद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे मेरे भाई, आप राष्ट्रवाद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई, तो बताएंगे सर आप राष्ट्रवाद कहलाएंगे। समझ गए बात को, सीधा सीधा, डाउट नहीं है ना भाई। आशा करियो रे भाई हमारे बहन की, तो मेरे बतवा बुझ गली, उम्मीद करियो ना रे दादा, चल दादा तो नहीं उम्मीद कर ले लियो। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आपको लिखना कैसे है, गौर से सुनिए। जब कोई व्यक्ति अपने देश के प्रति उनके हृदय में प्यार की भावनाएं जागते हैं, प्रेम की भावनाएं जागते हैं, तो उसे हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। डाउट नहीं भाई। 3 नंबर का आएगा तो दोस्तों इतना छोटे लिखने से तो मिलेगा नहीं। राष्ट्रवाद का मतलब है अपने देश के प्रति प्रेम और एकता की भावनाएं, यह एक विचारधारा है। याद रखिए दोस्तों, क्या कहा गया भाई, यहां पे स्टॉप कीजिए भाई। राष्ट्रवाद का मतलब है, राष्ट्रवाद का मतलब क्या बताया गया, देखिए राष्ट्रवाद का मतलब है अपने देश के प्रति प्रेम और एकता की भावना। राष्ट्रवाद का मतलब है अपने देश के प्रति प्रेम और एकता की भावना। राष्ट्रवाद का मतलब है अपने देश के प्रति प्रेम और एकता की भावना। ठीक है, मतलब अपने देश से प्यार करना और एकताएं बना के रखना। सभी जाति के लोग दोस्तों अपने देश से प्यार करें और एक दोस्तों हम लोग क्या करें भाई, याद रखिएगा, हम लोग एकता बना के रखिए भाई। ठीक है, यह एक विचारधारा है जो हमारा दोस्तों राष्ट्रवाद है। एक तरह का देखा जाए तो यह एक विचारधारा है जो किसी भी राष्ट्र के लोगों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है। और हर एक दुनिया के हर एक देश अपने अपने देश से दोस्तों क्या करते हैं भाई, प्रेम करते हैं भाई। क्या करते हैं मेरे लाडला, तो बताएंगे सर अपने अपने देशों से क्या करते हैं भाई, प्रेम करते हैं भाई। क्या करते हैं सर, प्रेम करते हैं। जब अपने देश से प्रेम करते हैं तो राष्ट्रवाद कहलाते हैं। ये हमारा देश में अकेले नहीं भाई, दुनिया के जितने सारे देश हैं, सारे देश के लोग दोस्तों अपने अपने देश से, अपने अपने वतन से क्या करते हैं भाई, मोहब्बत करते हैं। राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए कई प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है भाई। राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए कई प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्र प्रतीक। ये दोस्तों हमारा देश को क्या देती है दोस्तों, और ऊंचे स्थान देते हैं भाई। क्या देते हैं मेरे भाई, हमारे देश को ये क्या करती है भाई, और ऊंचे स्थान देते हैं भाई। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको साधारण भाषा में आपको बताना चाहूंगा कि हमारा ये जो है, ये हमारा मौलिक अधिकार में है भाई। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया भाई। कहाँ के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब दोस्तों अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया था तो उस समय 7 को मौलिक अधिकार थे, है ना भाई। उसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा करके 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा करके उसे विधि अधिकार में रख दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 300 के क में। खैर उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, मैं इसलिए बताया क्योंकि कल दिन जाकर के अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। हमारा यहाँ पे बात आ रही है धर्मनिरपेक्षता, तो मौलिक अधिकार का एक पार्ट है, 6 अंग में से एक पार्ट है दोस्तों हमारा धर्मनिरपेक्षता, है ना भाई। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि किसी भी हमारे देश का कोई अपना धर्म नहीं है, हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं है और ना ही कोई हमारे धर्म के रक्षा करती है भाई। तो मेरे दोस्तों हमारे देश के अंदर में किसी भी धर्म का कोई महत्व नहीं है। आप चाहे किसी भी धर्म को अपना के उस धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, आपको किसी से भी कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप आज हिंदू है तो मुस्लिम में जब कन्वर्ट हो रहे हैं, या मुस्लिम है और हिंदू में जब कन्वर्ट हो रहे हैं, तो मेरे दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कल दिन जाकर के दोस्तों परिवर्तन करने के बाद अगर कोई आप पर अड़चन लगाते हैं तो आप सीधा दोस्तों उस व्यक्ति के नाम पे केस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे संविधान में यह कहा गया है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं भाई।
ठीक है। आइए सर बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करने से रोकती है। मतलब आप अगर जैसे एग्जांपल दे रहे भाई, अभी जैसे हम लोग मान के चलिए झारखंड में है, झारखंड में सिर्फ दोस्तों संथाली लोगों का महत्व दिया गया है, या दोस्तों सिर्फ मुस्लिम लोगों को दिया गया, या सिर्फ हिंदू लोगों को दिया गया है। तो राज्य जो है सॉरी देश किसी भी राज्य को एक धर्म पर दोस्तों चर्चा करने की बात नहीं करते हुए प्रतिबंध लगाते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करने से रोकती है, किसी एक धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं कर सकते। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है किसी के धर्म का विरोध करना नहीं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के धर्म का विरोध करना नहीं, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वास एवं मान्यताओं को पूरी आजादी से मानने की छूट देता है। आप किसी भी धर्म से रिलेटेड है, आप किसी भी धर्म को त्याग करके किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ये हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर दोस्तों याद रखिए धर्मनिरपेक्षता में कहा गया है। आगे देखिए दोस्तों क्या कहता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है। और दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी दोस्तों सम्मान होती है, याद रखिएगा, जो दोस्तों किसी भी धर्म को नहीं मानते। जैसे खान सर दोस्तों किसी भी धर्म को नहीं मानते, ना इस्लाम है, ना हिंदू है, ना क्रिश्चियन है, वो एक मानवता है भाई। वो क्या है दोस्तों, वो खुद बताते हैं मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं किसी भी धर्म से संबंधित नहीं हूँ भाई, है ना। हर एक व्यक्ति को दोस्तों ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। अब आते सर समझ गए होंगे पाठ को। तो धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं होती है सर। तो धर्मनिरपेक्षता की क्या क्या विशेषता होती है आइए बात करते हैं सर। पहला, इसके अंतर्गत सभी धर्मों के बीच समानता होती है। पहला, सभी धर्म के प्रति दोस्तों आप प्यार रखें, सभी धर्म के प्रति दोस्तों आप प्रेम रखें, सभी धर्म के प्रति दोस्तों आप निष्ठा रखें, है ना। तो वही कह रहा है कि इसके अंतर्गत सभी धर्मों के बीच समानता होती है। राज्य की किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता है, कोई भी राज्य किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेती भाई, इस बात को याद रखिएगा। कोई भी राज्य किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेती है, मतलब किसी भी राज्य में किसी भी धर्म को महत्व नहीं दिया गया है भाई, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, कानून द्वारा किसी धर्म का पक्षपात नहीं होता है। और कानून दोस्तों हमारा संविधान ये टॉर्चर भी आप पर नहीं करती है कि आप अपने धर्म को त्याग नहीं सकते हैं, आप अपने धर्म को परिवर्तन करने के बाद आप और कभी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा है। आज मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम बन गया हूं, कल दिन दोस्तों मैं मुस्लिम हूं, मुझे क्रिश्चियन बनना है तो हम आसानी से बन सकते हैं, मुझ पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे वही कह रहा है पॉइंट नंबर 3 में कि कानून द्वारा किसी धर्म का पक्षपात नहीं होता है। पॉइंट नंबर 4 में सर कि राज्य सरकार को धर्म से अलग रहना होगा। राज्य सरकार को क्या करते हैं भाई, धर्म से अलग रहना होगा। पॉइंट नंबर 5 है सर सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के पालन तथा प्रचार और प्रसार की आज़ादी होती है। आप दोस्तों किसी भी धर्म से संबंधित है, आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, आप किसी भी धर्म को अपना करके उस धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकती है दोस्तों, आपको किसी से भी कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सर हमारे धर्मनिरपेक्षता। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों जो हर साल अक्सर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है भाई, हर साल दोस्तों क्या होती है भाई हम लोगों को देखने को मिलते हैं भाई। आइए सर बात करते हैं दोस्तों सांप्रदायिकता। देखिए दोस्तों सांप्रदायिकता का अर्थ देते हैं, सबसे पहले मैं आपको देसी भाषा में समझाता हूं दोस्तों सांप्रदायिक किसे कहते हैं भाई। याद रखिएगा दोस्तों एकदम देसी भाषा में समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, आपके पेपर में आ रही है भाई, ठीक है। सुनिए, सांप्रदायिकता का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को दूसरे धर्म से, मैं जैसे बोल रहा हूं एग्जाम हॉल में ऐसा ही लिखना है, जब कोई व्यक्ति किसी धर्म के जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ माने और दूसरे धर्म के प्रति घृणा उत्पन्न करे, ऐसे व्यक्ति को दोस्तों सांप्रदायिकता कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने वाले हो और उस धर्म का वो पढ़ाई करते हैं भाई और दूसरे धर्म के प्रति घृणा उत्पन्न करते हैं, तो दोस्तों उसे हम लोग सांप्रदायिकता कहते हैं। अक्सर दोस्तों देखते होंगे सांप्रदायिकता के आधार पर दंगा फसाद होते रहते हैं, है ना। फिर से बता रहा हूं, लास्ट बार सुनिए, जब कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का मानने वाला हो, ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ माने और दूसरे धर्म के प्रति घृणा उत्पन्न करे, उससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, बताएंगे सर, उससे हम लोग सांप्रदायिकता कहते हैं। मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू धर्म का बड़ाई कर रहा हूं और मुस्लिम से मैं घृणा उत्पन्न कर रहा हूं, इसे हम लोग सांप्रदायिकता कहते हैं। मैं क्रिश्चियन हूं
और क्रिश्चियन का बड़ाई कर रहा हूं, हिंदू धर्म से नफरत कर रहा हूं, हमारी सांप्रदायिकता है। ठीक है भाई, चलिए आइए सर बात करते हैं, ध्यान से देखिए मेरे भाई, बड़े सुंदर प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। कहता है दोस्तों सांप्रदायिकता का मतलब है किसी खास धर्म, जाति या समुदाय के लिए ज्यादा अहमियत देना और दूसरे समुदाय के प्रति नफरत रखना। यह एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है। सांप्रदायिकता की वजह से समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक तनाव बढ़ता है भाई। अक्सर आज देखते हैं दोस्तों कि हमारा धर्म के आधार पर दोस्तों लड़ाई हो रही, किसका है भाई? सांप्रदायिकता का। याद रखिएगा, यहाँ पे वही चीज पूरा डेफिनेशन के अंदर सुंदर लिखा है कि सांप्रदायिकता का मतलब है किसी खास धर्म, जाति या समुदाय के लिए ज्यादा अहमियत देना और दूसरे समुदाय के प्रति नफरत रखना। हम अपने धर्म को अहमियत दे रहे हैं और दूसरे धर्म के प्रति नफरत कर रहे हैं, और दोस्तों जब हम नफरत करते हैं तो हमारा सांप्रदायिकता हम कहलाएंगे। यह एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है। सांप्रदायिकता की वजह से समाज में आज दोस्तों धार्मिक और सांस्कृतिक तनाव बढ़ता है भाई। अब आते सर हमारा सांप्रदायिकता की विशेषता क्या भाई? आइए सर एक एक पॉइंट को दोस्तों विस्तार पूर्वक हम लोग देखते हैं सांप्रदायिकता का क्या क्या विशेषता है। पहला विशेषता, सांप्रदायिकता अंधविश्वास और असहानुभूति पर आधारित होती है। दोस्तों सांप्रदायिकता के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लड़ाई कौन करता है भाई? जो अंधविश्वास लोग है भाई, है ना भाई। कभी भी देखिएगा दोस्तों, आज तो अलग अलग बात है दोस्तों कि आज स्टूडेंट्स भी दोस्तों आज धर्म के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं। अफसोस, जिस समय हमें करियर बनाना चाहिए दोस्तों, उस समय हम धर्म के नाम पर लड़ाई करने में लगे हुए हैं। यकीन माने मेरे दोस्त, एक समय आएगी जिसके लिए आप लड़ रहे हैं ना, वही आपको साथ नहीं देंगे। जब आप किसी मुसीबत में फंसोगे, जब आप किसी हॉस्पिटल में फंसोगे, आपके परिवार में से आप कोई ऐसा बीमारी होंगे जो दोस्तों इलाज करने में काफी रकम की आवश्यकता होती है, आप तब उस समय आपको ख्याल होगा, उस समय काश हम करियर बना लेते, नौकरी चाकरी ले लेते, तो शायद ये नौबत हमें देखने को ना मिलता। मुंह फेर लेती है मेरे दोस्तों, यकीन मानिए मेरे भाई। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो सांप्रदायिकता अंधविश्वास और असहानुभूता पर आधारित होती है। सांप्रदायिकता में लोग अपने धर्म को सबसे अच्छा मानते हैं और दूसरे धर्म के लोगों को छोटा समझते हैं। हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म को बड़ाई कर रहे हैं, इस्लाम धर्म को नीचे दिखा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों सांप्रदायिकता का ये क्या है? कारण है भाई। ठीक है, तीसरा, सांप्रदायिकता में लोग अपने हितों को राष्ट्रीय हितों से ज्यादा अहमियत देते हैं। और दोस्तों सबसे खतरनाक लाइन, पॉइंट नंबर 3, कहता है कि कोई कोई धर्म ऐसी होती है भाई, कोई कोई धर्म दोस्तों ऐसी होती है कि वो अपने धर्म को इतना बढ़ावा देते हैं भाई, वो अपने धर्म को इतना बढ़ावा देते हैं कि मेरे दोस्तों राष्ट्र से भी बड़े होते हैं। जबकि दोस्तों हमारे देश से बड़ा कोई धर्म नहीं भाई। पहले देश, फिर हमारा धर्म, पहले हमारा हिंदुस्तान, फिर हमारा जाति, फिर हमारा नाम, फिर हमारा मजहब। समझ रहे भाई? तो कोई कोई धर्म वाले अपने देश से भी दोस्तों ऊपर मानने लगते हैं, अपने राष्ट्र से भी ऊपर मानने लगते हैं। तो सांप्रदायिकता में लोग अपने हितों को राष्ट्रीय हितों से ज्यादा अहमियत देते हैं। पॉइंट नंबर 4, सांप्रदायिकता में लोग धर्म की संकीर्ण व्याख्या करते हुए, और दोस्तों सांप्रदायिकता में लोग धर्म की पूरा डीपली से दोस्तों व्याख्या करती है। 5वां पॉइंट, सांप्रदायिकता में लोग दूसरे धर्म के प्रति दुष्प्रचार करते हुए, और दोस्तों मैं हिंदू धर्म का मानने वाला हूं, मैं हिंदू धर्म का तो दोस्तों वाह वाह कर ही रहा हूं, साथ ही साथ मुस्लिम धर्म को अरे छी कैसा धर्म है, इस तरह से मेरे दोस्तों हम लोग कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो सांप्रदायिकता में लोग दूसरे धर्मों के प्रति दुष्चार करते हैं। 6वां पॉइंट से सांप्रदायिकता में लोग हिंसा जैसे अतिवाद तरीकों को स्वीकार करते हैं। 7वां पॉइंट से सांप्रदायिकता में भाई का समावेश होता है। ठीक है, और दोस्तों भाई का समावेश का मतलब होता है दोस्तों क्या, अगर हम हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म से घृणा कर रहे हैं, तो हिंदू धर्म के मानने वाले सब लोग मेरे पक्ष में हो जाएंगे। समझ रहे मेरे दोस्तों? ये है क्वेश्चन, इसका आंसर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन के निबंध बताएं। देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत के आंदोलन की अगर हम बात करें तो कोई भी दोस्तों आपसे आंदोलन पूछा जा सकता है भाई, कोई भी आंदोलन दोस्तों क्या कर सकते हैं भाई, पूछा जा सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जाने दीजिए भाई। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, सबसे, अभी तो जाति के बारे में बताएं भाई, है ना भाई, जाति और जनजाति बताएं, जाति और वर्ग बताएं, और जाति और वर्ण में क्या है मेरे दोस्तों, देखिए वर्ण 4 होती है भाई। आप लोगों को पता होगा कि वर्ण जो है दोस्तों 4 होती है, नहीं भाई? क्या क्या 4 वर्ण? पहले ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, शाक्य। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, शाक्य।
सॉरी शाक्य, शूद्र, ब्राह्मण, शाक्य, शूद्र और वैश्य, है ना भाई, चार होती है। वर्ण शब्द वृषण शब्द से, व्री शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है किसी के व्यवसाय का चुनाव, है ना भाई मेरे दोस्तों। वर्ण क्या भाई, किसी भी व्यवसाय का क्या होता है भाई, चुनाव। इसलिए वर्ण को एक रंग या संयोजन के साथ माना जाता है। दूसरी ओर जाति या जाति शब्द जन से लिया गया भाई। जाति या जाति शब्द दोस्तों कहां से लिया गया है, तो बताएंगे सर जन से लिया गया है, जिसका अर्थ है जन्म लेना। जाति मेरे दोस्तों क्या है, जन्म लेना। आज अगर दोस्तों हम हिंदू है तो हमारे जो कल दिन बच्चा होगा वो भी दोस्तों हिंदू ही होगा, ऐसा नहीं कि वो क्रिश्चियन निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वही कह रहा है, क्या ध्यान से देखेंगे कि दूसरी और जाति या जाति शब्द जन से लिया गया है, जिसका अर्थ है जन्म लेना। इसलिए जाति का संबंध जन्म से, जाति के संबंध जन्म से है, और दोस्तों वर्ण का संबंध व्यवसाय से है। जैसे दोस्तों जो वैश्य है, जैसे हमारा ब्राह्मण है, ब्राह्मण का काम क्या है, पूजा पाठ करना, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति मुख से हुई है। क्षेत्र की उत्पत्ति बाह से हुआ है। क्षेत्र का काम क्या है मेरे दोस्तों, कि युद्ध के क्षेत्र में लड़ाई करना, ठीक है भाई। और वैश्य का काम क्या है मेरे भाई, वैश्य का काम है दोस्तों कृषि वगैरह करना। और शूद्र का काम है इन तीनों वर्णों का क्या करना दोस्तों, सेवा करना, समझे मेरे भाई। यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि इसलिए जाति का संबंध जन्म से है, और जो हमारा वर्ण है दोस्तों, वर्ण का संबंध दोस्तों हमारे व्यवसाय से है। सीधा सीधा याद रखिएगा, कोई भी व्यवसाय हो सकती है दोस्तों। अगला पॉइंट पे आते सर, जाति वर्ग। जाति वर्ग में अंतर देखिए दोस्तों, क्या बताएगा कि बिटवीन डिफरेंट कास्ट एंड क्लास इन हिंदी, यह सॉरी याद रखिएगा का एक प्रमुख बिंदु यह है, जाति और वर्ग में अंतर का एक प्रमुख बिंदु यह है कि किसी व्यक्ति की जाति आमतौर पर जन्म से निर्धारित होती है। भाई हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, फलना ढकना जो भी है मेरे दोस्तों, वो हम क्या है भाई, जन्म से ही है भाई। क्या मेरे भाई, वो हम जन्म से ही है। किसी भी धर्म को मानने वाले हो आप, जन्म से ही दोस्तों मानते हो, ठीक है। जबकि किसी व्यक्ति का वर्ग उसकी सामाजिक स्थिति से निर्धारित होती है भाई। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति का वर्ग, अरे वर्ग आ गया भाई, वर्ण से वर्ग कहां से आ गया भाई, वर्ण है भाई, वर्ण वर्ण गलत है। जहां जहां वर्ग है मेरे दोस्तों वर्ण कर लीजिएगा, ठीक है। तो आमतौर पर जन्म से निर्धारित होती है, जबकि किसी व्यक्ति का वर्ण उसकी सामाजिक स्थिति से निर्धारित होती है। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति का वर्ग उसके जीवन के उत्तरार्ध में परिवर्तन के लिए खुला है, जबकि किसी व्यक्ति की जाति उसके जन्म की तारीख से तय की जाती है। वर्ग प्रणाली में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों गतिशीलता संभव है, जबकि जाति व्यवस्था के मामले में ऊर्ध्वाधर गतिशीलता बिल्कुल भी संभव नहीं है। वर्ग और जाति दोनों मिलकर किसी समाज में व्यक्ति की वास्तविक सामाजिक, मेरे दोस्तों वर्ग और जाति दोनों मिलकर दोस्तों हमारे समाज का निर्माण करती है। कोई भी एक जाति, कोई भी एक वर्ग दोस्तों हमारे समाज का निर्माण नहीं कर सकती है। समाज का निर्माण करने के लिए हमें वर्ग और जाति दोनों चाहिए भाई। बताएं मेरे दोस्तों, क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई? क्या दोस्तों मैं उम्मीद करूं कि आपको जाति, वर्ग, जाति, जनजाति और दोस्तों जाति और वर्ण में आप लोगों को जो भी चीज मैं बताया दोस्तों वो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया। अगर आप लोग अगला क्वेश्चन देखना चाहते हो तो दबा करके दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन जल्द लेकर आ रहा हूं भाई।